भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हाल ही में यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या अनुमानित 146 करोड़ के आसपास है, जबकि भारत के पड़ोसी देश चाइना की जनसंख्या अनुमानित 141 करोड़ के आसपास है। यानी कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या को लेकर के तमाम जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, उन पर भी डिस्कशन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, आज के सवाल में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में प्रजनन दर यानी कि जो आपका प्रोडक्टिविटी जो रेट होता है उसमें गिरावट के लिए जिम्मेदार है, या टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें गिरावट के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने महिलाओं की शिक्षा में कमी, दूसरा है ऑप्शन आपका स्वस्थ सेवाओं तक पहुंच में गिरावट, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक असुरक्षा और जीवन यापन की लागत में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है कम उम्र में विवाह और मातृत्व की प्रवृत्ति। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में। तो खबर हमारी बहुत सिंपल सी है। यूएन की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये बेसिकली ये उसका उसकी फुल फॉर्म है, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म यूएनएफपीए है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएनएफपीए। तो ये जो यूएनएफपीए है, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट बताती है कि बेसिकली भारत की जो कुल प्रजनन दर है, को भारत की कुल प्रजनन दर गिर करके 1.9 के आसपास पहुंच चुकी है। अब इसके मायने क्या हैं उनको अभी आगे हम समझेंगे। तो अभी मायने यहाँ पर ये हैं कि बेसिकली दुनिया भर में जो प्रतिस्थापन रेट है यानी कि जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 के आसपास है। जबकि भारत की जो जनसंख्या या वृद्धि की जो दर है, या आप कह सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत का, वो 1.9 के आसपास पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली महिलाएं औसतन इतनी संतान को जन्म नहीं दे रही हैं जिससे आबादी अगली पीढ़ी में स्थिर बने रहे। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में अगले आने वाले कुछ समय में आबादी में गिरावट आपको जो है देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज खासतौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, रिप्लेसमेंट रेट क्या है, 2.1% है, और भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.9 के आसपास है। इसके अलावा रिपोर्ट में इसे वास्तविक प्रजनन संकट बताया गया है कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा संकट, हमारे फर्टिलिटी क्राइसिस जो है वो यहाँ पर भारत में मौजूद है। और भारत में जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना वो कोई संकट नहीं है, बल्कि जो रिप्लेसमेंट रेट से हम नीचे आ गए हैं वो एक बड़े चैलेंज के तौर पर इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को देख लिया है, खबर पे बात कर ली है। यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें भारत को लेकर के और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, उन पर अगर आप डिस्कशन करें तो सबसे पहले रिपोर्ट बताती है कि 2025 में भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है वो हमने देख ही लिया कि 146 करोड़ के आसपास है, यानी तकरीबन 1.46 अरब के आसपास है। जबकि अगर आप देखें तो दुनिया भर में ये आबादी सबसे ज्यादा है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की जो आबादी है वो 1.1 अरब के आसपास है, यानी कि 141 करोड़ के आसपास है। जबकि भारत की कितनी है, 146 करोड़ है, यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अगर अब आप जनसंख्या की भविष्यवाणी की बात करें, पूर्वानुमान की बात करें, एस्टिमेशन देखें, तो अनुमान ये बताता है कि बेसिकली भारत की जनसंख्या अगले 40 वर्षों में, कब तक, 2065 से लेकर के 2070 के बीच में 1.7 अरब के आसपास पहुंच सकती है, यानी कि 170 से 171 अरब के आसपास, करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और ये भारत की जनसंख्या का सबसे पीक लेवल होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि जब भारत की जनसंख्या 170 करोड़ के आसपास पहुंचेगी तो फिर वहां से आपको जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलने लगेगी। तो अब हम बहुत ज्यादा आगे नहीं है गिरावट से, हम बहुत करीब है गिरावट के। तो बहुत जल्द आपको भारत की जनसंख्या में गिरावट जो है देखने को मिलने वाली है। फिलहाल हमने बात की कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, 1.9 के आसपास है। कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि एक महिला अपनी प्रोडक्टिव एज के दौरान, अपनी उत्पादक आयु के दौरान कितने औसतन बच्चों को जन्म देती है। तो भारत में कितना है, 1.9 है। आपको याद रखना है कि भारत में कितना है, 1.9 है। तो भारत में एक महिला अपनी प्रोडक्टिव एज के दौरान औसतन 1.9 बच्चों को जन्म
दे रही है। इसके अलावा युवा आबादी की बात करें या भारत में जो आपका पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें या डेमोग्राफी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें अगर आप, तो 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, वो हमारी कुल आबादी में 24% के आसपास हैं। 10 से लेकर के 19 आयु वर्ग के अगर आप देखें तो 17% आपको मिलेंगे लोग, और 10 से लेकर के 24 आयु वर्ग अगर आप देखें तो 26% के आसपास आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर भारत में काम करने वाले लोगों की अगर आप बात करें, प्रोडक्टिव लोगों की अगर आप बात करें, तो उनकी आबादी यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष के बीच में है, इनकी आबादी भारत में तकरीबन 68% के आसपास है। यानी कि अगर भारत की इकोनॉमी में 100 लोग रहते हैं, तो इसमें से 68 लोग वर्तमान समय में भारत की इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद है, जो कि भारत के विकास में, भारत में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अगर बात करें आप वृद्ध जनसंख्या की, यानी कि जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उनका प्रतिशत जो है भारत की आबादी में 7% के आसपास है। लेकिन अनुमान ये है कि आगे चल कर के और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और 2047 तक अगर आप देखें, 2047 तक आपको याद होगा हमने पहले इस पर डिस्कशन किया था कि 2047 तक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में वृद्ध लोगों की जो संख्या है, यानी कि 65 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की जो संख्या है, वो कुल आबादी का 20% के आसपास पहुँच सकती है, जो कि वर्तमान समय में 7% है और 2028 तक ये 12% हो सकता है। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पर आपको याद रखने हैं। जीवन प्रत्याशा की बात करें, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति अपना जीवन कितना जी सकता है भारत में, अगर आप देखें तो पुरुषों के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 इयर्स के आसपास है और महिलाओं के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 इयर्स के आसपास है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, पुरुषों के बीच में 71 वर्ष के आसपास है और महिलाओं के बीच में 74% के आसपास है। तो इसको हमने देख लिया है कि रिपोर्ट के क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं, वो हमारे सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये प्रजनन अधिकार की बात करती है, ये फर्टिलिटी राइट्स की बात करती है। क्या है पूरा इश्यू, उसको अगर हम समझें, तो भारत में अगर आप देखें, ये 1960 के दशक में जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करता था, वो 6 के आसपास हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि 1960 के आसपास, 1950 के आसपास भारत में एक महिला अपने औसतन जीवन काल में 6 बच्चों को जन्म दिया करती थी। फिलहाल ये कितना हो गया है? फिलहाल ये घट करके 2 से भी नीचे आ गया है और संक्षेप भाषा में अगर आप इसको कहें तो ये 1.9 के आसपास पहुँच गया है। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर महिलाओं की शिक्षा जो है, वो भारत में बढ़ी है। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान है। इस तरीके के बहुत सारे अभियान जो हैं, वो सरकार ने शुरू किए हैं। तो इसकी वजह से भी महिलाओं का बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, गर्भ निरोधक साधन तक जो पहुँच है, उसमें भी सुधार हुआ है। फिर रिपोर्ट ये बताती है कि अभी भी, इसके बावजूद भी भारत में बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं, जिनको अपनी प्रजनन संबंधी इच्छाएँ जो हैं, वो व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यानी कि महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देना चाहती है, इसको लेकर के एक महिला जो है डिसीजन नहीं ले पाती है। भारत में अभी भी ये बहुत बड़ी समस्या जो है बनी हुई है और इसी समस्या को इस रिपोर्ट में प्रजनन अधिकार, यानी कि प्रजनन जो आपकी फर्टिलिटी राइट्स है, उसके प्रॉब्लम के तौर पर रेखांकित किया गया है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है जो रिपोर्ट कहती है? रिपोर्ट कहती है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि एक महिला को हमें तो ये अधिकार देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर सके कि वो अपने उनकी जो पूरी आयु है, उसमें कितने बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें उनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो ज़्यादा बच्चों को जन्म दें, हमें उनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो कम बच्चों को जन्म दें। उनको उनके शरीर पर, उनकी बॉडी पर अधिकार दिए जाने चाहिए और वो अपने लिहाज से डिसाइड कर सकती हैं। ऐसी बात जो है ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में की गई है। तो ये बेसिकली यहाँ पर असली समाधान बताया गया है। चलिए आगे बढ़ें आप। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की अगर आप बात करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, तो हमने देखा कि भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि जो आपका प्रोडक्टिव आयु के जो लोग हैं, यानी कि 15 से 64 आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनकी आबादी भारत के कुल जनसंख्या में 68% के आसपास है। यानी कि बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर आपको भारत में युवाओं की देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, तो ये युवा आबादी हमारे कुछ खास काम नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी भारत की जो जीडीपी है, वो उतने दर से विकास नहीं कर रही है जितना अगर हम अपने संसाधनों को बहुत ढंग से इस्तेमाल करते, तो जिस लिहाज से हम डेवलपमेंट कर पाते। तो इसीलिए सरकार अगर जो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त निवेश करे, तो ये लाभांश जो है ये आर्थिक विकास में बदल सकता है। लेकिन अभी ये केवल और केवल हमारे लिए लाभांश है, अभी केवल रिसोर्स है। हम इसको कैपिटल में नहीं बदल पाए हैं।
तो अगर हमको रिसोर्स को कैपिटल में बदलना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन सेगमेंट्स में निवेश करें, हम शिक्षा में निवेश करें, हम स्वास्थ्य में निवेश करें, हम लोगों को रोजगार प्रदान करने में निवेश करें। क्योंकि अगर एक बार ये समय निकल गया, एक अनुमान ये कहता है कि 2050-2047 के आसपास भारत के पास ये जो मौका है वो मौजूद है, जो विंडो है वो यहाँ तक मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। आप कह सकते हैं कि 20 जो है साल हमारे पास बचे हुए हैं। इन 20 सालों में हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बेहतर ढंग से पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि भारत में जो युवा शक्ति मौजूद है, उस युवा शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा भारत की बड़ी युवा आबादी के लिए अवसर भी मौजूद हों, यानी उचित पॉलिसी बनाए जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने जनसांख्यिकीय लाभांश की बात की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। अब प्रजनन दर में गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, उनको थोड़ा-सा अगर आप समझें, तो भारत में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आपको देखने को मिली है और ये भी एक रीजन हो सकता है कि भारत में आपका जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट हुई है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक अगर आप देखें तो बेहतर पहुँच आपको देखने को मिली है। हमने 1960 की बात की थी। 1960 में भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो कितना था? 6 के आसपास हुआ करता था। इसके पीछे का एक रीजन ये था कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएँ इतनी बेहतर नहीं हुआ करती थी। पर क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर नहीं थी तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देते थे, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की मौत भी हो जाती थी। पर अब क्या है कि भारत में जो कंपैरेटिवली आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो बेहतर हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ क्योंकि बेहतर हैं, तो इसी वजह से अब ज़्यादा बच्चों का जन्म नहीं होता है। इसके अलावा शहरीकरण आपको देखने को मिला है, अर्बनाइज़ेशन आपको देखने को मिला है और अर्बनाइज़ेशन में भी बेसिकली लोगों की जीवन शैली जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। आप देखेंगे महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भारत की टोटल वर्किंग फ़ोर्स में, वो हिस्सेदारी बढ़ी है और इस हिस्सेदारी के बढ़ने की वजह से, अर्बनाइज़ेशन की वजह से, लाइफ़स्टाइल चेंज की वजह से आपको टोटल फर्टिलिटी रेट में चेंज देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ केवल भारत के साथ हुई है। आप देखेंगे दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर आपको अर्बनाइज़ेशन का फिनोमेना देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको लाइफ़स्टाइल चेंज देखने को मिलेगा, उन सभी देशों में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर पहले टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसके अलावा आर्थिक असुरक्षा भारत में बढ़ी है। आप कह सकते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी है। इसके पीछे एक रीज़न इनइक्वालिटी भी हो सकता है कि भारत में जो आर्थिक असमानता है काफ़ी बड़ी है, नौकरियों की अनिश्चितता आपको देखने को मिली है, महँगाई है, ये एक सामाजिक आर्थिक कारण है जिसकी वजह से टोटल फर्टिलिटी रेट आपका कम हुआ है। फिर विवाह और आपका मातृत्व की उम्र जो है, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो जब महिलाएँ कम उम्र में ज़्यादा उम्र में शादी करती हैं, तो फिर जो उनका प्रोडक्टिव जो गैप जो एज होता है, वो गैप काफ़ी कम हो जाता है और इस वजह से भी कम बच्चों का जन्म होता है। पहले जो महिलाएँ थी या पुरुष जो थे, इन सबकी आयु जो विवाह है, वो कंपैरेटिवली कम उम्र में हो जाता था, जिसकी वजह से बेसिकली जो प्रोडक्टिव एज थी, वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी और इस वजह से आपका बच्चों का जन्म ज़्यादा होता था। तो ये भी एक बेसिकली रीज़न यहाँ पर आप मान सकते हैं कि भारत में प्रजनन दर में जो गिरावट आई है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। चुनौतियों की बात कर लेते हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत में सभी वर्गों तक प्रजनन सेवाओं और जानकारियों की समान पहुँच हमको सुनिश्चित करनी है। फिर आपको क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलेगी। भारत में राज्यों अगर देखें, अगर आप दक्षिण के राज्यों और नॉर्थ के राज्यों को अगर आप कंपेयर करें, तो इनके बीच में आपको एक कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा और यही डिफरेंस आपको प्रोडक्टिव जो पूरी क्षमता है या टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसको हमको और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। ये गैप आपको न केवल राज्यों के बीच में मिलेगा, बल्कि जो हमारे देश में जातियाँ हैं, उनके बीच में भी गैप देखने को मिलेगा। जो आय वर्ग हैं, यानी कि जो आपकी सोसाइटीज़ हैं या आपका जो वर्किंग क्लास है, उनके बीच में भी आपको ये गैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वृद्ध आबादी के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बात की कि भारत में 2047 तक जो वृद्ध आबादी की जो संख्या है, वो 20% के आसपास हो सकती है। इसके साथ-साथ युवाओं के लिए हमको और ज़्यादा रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट की जो चुनौती है, वो भी हमारे सामने बड़े चैलेंज के तौर पर मौजूद है। अंत में आगे की राह को देख लेते हैं, क्या-क्या है। सबसे पहले हमको नीतिगत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। पॉलिसी लेवल पर हमको जो है इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। कौन-कौन से सेगमेंट में चेंज किया जा सकता है? तो आप इसमें हेल्थ के सेगमेंट में चेंज कर सकते हैं। हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमको आपके स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर और रोज़गार पर खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को समानता का अधिकार हमारे देश में मौजूद है, तो हर महिला को भारत में अपनी जो प्रजनन क्षमता है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आप कह सकते हैं कि अलग-अलग राज्यों को अगर आप देखें, भारत की हमने टोटल जो बात की कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, वो 1.9 के आसपास है। लेकिन अगर आप भारत के राज्यों को कंपेयर करेंगे तो एक कंट्रास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ के राज्यों में कंपैरेटिवली जो आपका फर्टिलिटी रेट है, वो ज़्यादा है और साउथ के राज्यों में कम है।
तो ये जो इम्बैलेंस मौजूद है इसको भी दूर करने की ज़रूरत है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इसी तरह से लगातार सस्टेनेबली प्रयास करते रहें। इसके साथ-साथ साक्षरता यानी कि लिटरेसी को बढ़ाने की ज़रूरत है और जागरूकता भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो आपकी किशोर युवतियाँ हैं, उनके बीच में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने क्या-क्या आगे के स्टेप लिए जा सकते हैं, उन पर डिस्कशन किया। अब अंत में जो एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए मौजूद था, उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल आपके सामने मौजूद है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और फिर इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो खबरें आप तक पहुँच सकें। इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।